Hello students, today we are going to start our first chapter of first unit The Living World. So ये आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर है. आई होप कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर से शुरुआत करोगे बायो की एंड होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा. अगर कोई भी फिर भी आपको क्यूरी रहती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम. ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं. अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बायो का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी आपके दो लेटर से बनी हुई है, दो वर्ड से बनी हुई है, दैट इज़ बायो प्लस लॉजी. ओके, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी. ओके सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट तो बायो का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी. सो जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है. हमारी एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ लिविंग बीइंग्स हैं जो उनकी स्टडी करेंगे. ओके, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी. एंड आपको पता होना चाहिए कि जो फादर है बायोलॉजी का, इट मीन्स जिसको हम फादर बोलते हैं बायोलॉजी का, उस किसको बोलते हैं हम एरिस्टोटल को. ओके, एरिस्टोटल इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. अब इसको फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे जैसे आप अभी आगे बायो पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर ही पता लगेगा कि भाई जो लिविंग बीइंग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की थी हमने, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी हो गई थी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए थे, तो उनको क्लासीफाई करने की नीड पड़ी थी. देन उस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है एक तरीके से, वो किसको जाता है? एरिस्टोटल को. दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, देन आपको पता हो अब कि जो बायोलॉजी है उसको हमने फर्दर टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया है. जैसे आपको पता है ना कि जो साइंस है उसको हमने 3 में कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, देन जो बायोलॉजी है उसकी भी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं. मेन 2 ब्रांचेस है बट और भी बहुत सारी हैं सब ब्रांचेस, लेकिन जो बायो की मेन 2 ब्रांचेस हैं वो आपकी जूलॉजी एंड बॉटनी. ओके, ये आपकी टर्म है जूलॉजी एंड बॉटनी. जूलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग बीइंग्स की स्टडी पढ़ रहे हैं. सो देन जूलॉजी के अंदर जो भी हमारे पास क्या होंगे? एनिमल्स होंगे. ओके, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी. ओके, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जूलॉजी. ओके, एंड बॉटनी के अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट. ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ कॉल्ड बॉटनी. ठीक है, अब ये दोनों हमारी क्या हो गई हैं? फर्दर ब्रांचेज हो गई हैं बायोलॉजी की. ओके, देन अभी जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन है? एरिस्टोटल. ठीक है, देन जो जूलॉजी का फादर है वो भी एरिस्टोटल ही है. ठीक है, इसलिए आपको याद करने की इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी. सिर्फ आपको अभी फादर ऑफ बायोलॉजी याद होना चाहिए, ये आपके फर्दर हैं. ठीक है, अगर याद रह जाए देन कर सकते हो आप. ओके, सो जूलॉजी का फादर भी कौन है? एरिस्टोटल. बट जो बॉटनी के फादर हैं वो कौन है? थियोफेरेस्टस. ओके, थियोफेरेस्टस क्या है? फादर ऑफ बॉटनी. ठीक है, ये आपका हो गया है कुछ इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. चलो अब हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. ये आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप में है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो इसके अंदर आपके मेनली 4 चैप्टर्स हैं, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ओके, 1 बाय 1 अब हम इन चैप्टर्स को क्लियर करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम ऑल ओवर जो बायो है उसका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे दैट बायोलॉजी के अंदर क्या कुछ और टर्म्स आती हैं या फिर कुछ भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी से पहले हम क्या कुछ उनके बारे में पता लगा सकते हैं. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. यस, दिस इज़ योर फर्स्ट पेज ऑफ NCERT ऑफ फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका क्या बता रखा है दैट जो हमने बहुत सारे हैबिटेट्स पढ़ रखे हैं. ठीक है, हैबिटेट्स हमने पढ़ रखे हैं. हैबिटेट मीन्स कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका लिविंग प्लेस. ओके,
कि वो कहाँ पर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। देन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, इट मीन्स जो हैबिटेट हैं वो किन फॉर्म में आ सकते हैं, दैट इज़ द कोल्ड माउंटेन की फॉर्म में भी आ सकते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट डेसिडुअस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी वो वाले पढ़ रखे ना, पेरिनियल पढ़ रखे हैं, बाइनियल, पेरिनियल, ओके, उस टाइप के फॉरेस्ट। देन ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक, डिजर्ट, माइग्रेट, ये वाला हॉट स्प्रिंग, लीव, ये वाला बस यहाँ तक ये, ठीक है, यहाँ तक ये स्प्रिंग तक, आगे तो मतलब सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिख रखा है। अब ये क्या हो गए हैं, आपके कुछ हैबिटेट्स हो गए हैं जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके पाए जाते हैं, ओके। उनमें भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी बहुत सारे हैं, लाइक द बर्ड्स भी मिलते हैं आपको, और जो एनिमल्स भी मिलते हैं, इट मीन्स आपको स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपको, जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो भी मिलेंगे, ओके। देन यहाँ पर फिर आपके बता रखे हैं कि जो हमारे मतलब यहाँ पर आपका ना ऑल ओवर जैसे नेचर के बारे में ही बता रखा है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर एग्जांपल के अंदर अगर हम लेते, ये क्या हो गया, यस, यहाँ पर देखो फिर क्या हो रहा है, बार बार जा क्यों रहा है, ओके। देन देखो यहाँ पर आपके कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, दैट लाइक द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ओके। ये आपका एक हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स जिसको बोलते हैं, वो बहुत मतलब ज़्यादा सुंदर होता है, ओके। देन माइग्रेटरी बर्ड्स एंड द वैल्यू ऑफ द फ्लावर्स और एंड द शार्क, ओके। सो ये सब कुछ क्या है, हमारे नेचर के कुछ व्यूज़ हैं जिनको क्या है हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। देन इसके अंदर क्या होता है, ऑल ओवर जो नेचर है वो कैसे मेंटेन रहता है, एक दूसरे के साथ क्या बनाए रखते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ों के साथ, देन एक दूसरे को वो कोऑपरेट करते हैं। सेम वे से क्या हो जाता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी है, वो हमारी क्या रहती है, ऑल ओवर फिट रहती है, ठीक है। देन यहाँ पर फिर आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो लिविंग के वर्ल्ड के बारे में कुछ आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, दैट व्हाट इज़ द लिविंग, इट मीन्स जो आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो अपोज करते हैं नॉन लिविंग को, ओके। फर्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इट मीन्स क्या वही कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के अंदर, मान लो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कुछ उनकी अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग के अंदर होंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देन सेकेंड वन आपका क्या है, दैट कहाँ भाग गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, यस ये रहा, द फिलोसॉफिकल वंस, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या देखा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ओके, दैट लाइफ का क्या पर्पज़ है। देन इन्होंने खुद ही फिर बोल रखा है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ हमें उसका आंसर देंगे, देन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपका इतना ज़्यादा वो नहीं है, बिकॉज देखो सेकंड क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। सो भाई साहब सबके अलग अलग पर्पज़ होते हैं, सो इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता है, ओके। सो वी कैन आंसर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अब हम लिविंग थिंग से, ओके। व्हाट इज़ लिविंग, ओके, व्हाट इज़ लिविंग। सो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या है कि लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट व्हाट इज़ लाइफ। सो अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है लाइफ की, दैट लाइफ इज़ अ यूनिक complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reaction in order to bring about life activities, ओके। सो इस डेफिनेशन के अंदर आपका क्या बता रखा है कि जो लाइफ है हमारे पास वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आयंस और मोलिक्यूल से बनी हुई है, ओके। आयंस और मोलिक्यूल की एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन करती हैं, सो दैट लाइफ के अंदर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारी वेल वे से परफॉर्म हो सके, ओके। सो ये आपकी लाइफ की डेफिनेशन हो गई है, इसको आप डायरेक्ट नोट्स में ही लिख लेना। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब अगर हम ये बोलते हैं दैट कि जो लाइफ है वो मान लो ह्यूमन की ही अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, सो क्या है कि वो कंप्लीट ऑल ओवर मिलकर क्या है लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं, इट मीन्स लाइफ को एक तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। बट क्या है कि अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो लाइफ है वो एक सिंगल पार्ट है, ठीक है।
कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी एक सिंगल पार्ट से लाइफ नहीं बनी हुई है, बट द लाइफ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। ओके, जो ऑर्गेनिज्म है कंप्लीट, उसी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से ही क्या है जो लाइफ है वो हमारी बनती है। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया है दैट कि ह्यूमन बीइंग का कोई एक पार्ट कंप्लीट लाइफ नहीं कर सकता है, बट क्या है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही जो लाइफ है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म। ओके, ये दोनों टर्म्स आपने सुन रखी होंगी, ये आपके लोअर क्लासेस में आ चुकी हैं। सो यहाँ पर जो आपके प्रोटोप्लाज्म है या फिर साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, वो हमें वेल नोन है। ओके, या फिर आप ये मान सकते हो दैट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको पता है दैट लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बट क्या है कि अगर हम लिपिड और प्रोटीन्स को ऐसे ही अगर मान लो हमने एक कंटेनर लिया, मान लो अगर हम ऐसे हमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर मान लो हमने भाई ये हमारे पास लिपिड डाल दिए हैं हमने बाहर की साइड, और फिर ये क्या कर दिया हमने अंदर की साइड इसके प्रोटीन्स डाल दिए और इसके अंदर इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी बाहर से। ठीक है, तो ये क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है एक लिविंग बींग्स के अंदर ही क्या है अपनी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, सो इस पार्ट से आपको क्या समझ में आता है दैट जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है वही लाइफ को एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, एक सिंगल पार्ट लाइफ को कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब इसके अंदर आपका क्या बता रखा है बच्चे कि जो लिविंग हैं अब हम उनकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। इट मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें क्या पता दैट वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। सो यहाँ पर क्या है आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, जैसे आपके यहाँ पर देख सकते हो आप दैट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। ओके, सो ये आपके क्या है कुछ यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट। ओके, सो इस लिस्ट के अंदर हमारे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रखी हैं जो कि हम क्या पढ़ते हैं दैट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या हैं लिविंग बींग्स के अंदर है। ठीक है, बट ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो ये लिविंग के अंदर है और नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। ठीक है, सो वन बाय वन हम क्या है इनको डिफ्रेंशिएट करने का एक वे सजेस्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम फर्स्टली क्या है कि ग्रोथ को लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये आपका फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे रखा है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ठीक है, ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं, बट इनके साथ साथ क्या है हम नॉन लिविंग की भी कंपैरिजन करके चलेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास क्या है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। देन देखो इसके अंदर क्या दे रखा है दैट आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी वो ऑब्वियसली बात है कि ग्रो करता है। तभी क्या है जब हम छोटे थे, जब हम 3-4 साल के थे तब हमारी हाइट कितनी छोटी सी थी और अब हम कितने लंबे लंबे हो गए हैं। ठीक है, सो ये क्या है एक तरीके की हमारी ग्रोथ ही है। सो अगर हम ग्रोथ की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं then increase in the mass and increase in the number of individuals are characteristics of growth। it means अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है मास में इंक्रीज हो रहा है या फिर नंबर में इंक्रीज हो रहा है, सो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं एज अ ग्रोथ कंसीडर करते हैं। ओके, सो अब आपने देख रखी होगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास क्या है यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीज़न होता है उनके अंदर। पढ़ रखा है ना आपने, पहले पढ़ रखा होगा ना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डिवीज़न होता है, एक सेल से फिर हमारी 2 सेल बनती है, देन 2 से 4 सेल बनती है, इस तरीके से क्या है सेल डिवीज़न होता है। ओके, बट अगर हम प्लांट्स के केस में बात करते हैं तो जो प्लांट के अंदर क्या होती रहती है जो सेल डिवीज़न है वो क्या होगी थ्रू आउट द लाइफ होगी। ठीक है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ग्रो नहीं होती है, जैसे आपने देख रखा होगा ये तो कि हम तब तक जैसे 20 या फिर 22 ईयर्स तक हमारी क्या है कि जो ग्रोथ है वो होती है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारी हाइट है वो इंक्रीज़ होती है। ये तो है नहीं कि अगर हम मान लो 70 ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे तो क्या है हम 70 ईयर तक लंबे होते चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना।
सो क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ है वो क्या है, लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है। बट प्लांट के केस में जो लाइफ स्पेन के ड्यूरिंग क्या है, जो ग्रोथ है वो होती रहती है। और एक यहाँ पर आप और भी देख सकते हो, एक डिफरेंस और देख सकते हो, जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो एक पार्ट होता है उसके अंदर क्या है, ग्रोथ हो सकती है। इट मीन्स कोई ब्रांच हमारी बड़ी हो सकती है, कोई ब्रांच छोटी हो सकती है। बट ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है। क्या आपने कभी देखा है कि हमारा एक हाथ लंबा हो जाए और एक हाथ छोटा रह जाए? ऐसा नहीं होता ना। तो जो ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ है वो ऑल ओवर बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर नहीं होती है। बट प्लांट के केस में एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही ग्रोथ होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो भाई सेल डिवीज़न हमने यहाँ पर एक ये लिया है कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेल है या फिर कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया है, ठीक है, किसी भी वे से, मान लो हमें चोट ही लग गई, ठीक है, तो क्या हो जाती है, जो स्किन है वो वहाँ से हट जाती है। इट मीन्स वहाँ के जो टिश्यू है वो रप्चर हो गए हैं। बट क्या है, थोड़े दिन के बाद वहाँ की जो सेल है वो खुद ब खुद क्या कर लेती हैं, डिवाइड कर लेती हैं और उन टिश्यू को फिर से सिंथेसाइज कर देती हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है, हमारे पास एक इंटरनल ग्रोथ का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर आपका एक इंटरनल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। इट मीन्स जो लॉस्ट सेल है उनको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी यहाँ तक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात, बिकॉज प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सो यूनिसेलुलर के अंदर भी क्या होता है, सेल डिवीज़न ही होता है। उनके अंदर क्या है, हम ग्रोथ को ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। ईजिली कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन विट्रो। अब देखो यहाँ पर आपकी एक टर्म आई है इन विट्रो कल्चर। अब आपकी बायो में ये टर्म बार बार आएंगी। एक आपकी टर्म आएगी विट्रो, ठीक है, और एक आएगी आपकी वीवो, ओप्पो वीवो वाला नहीं है, ठीक है, इन विट्रो एंड इन वीवो, ये आपका बायो वाला वीवो है, ओके। सो इन विट्रो का मतलब क्या है कि हम कोई भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम लैब के अंदर कर रहे हैं, ओके। और इन विवो मीन्स हम वो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किसी लिविंग बींग्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हम किसी लिविंग बींग्स के अंदर कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये आपको टर्म्स बार बार देखने को मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर मीन्स हम जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपना सेल डिवीज़न को परफॉर्म करने का, ठीक है। सो वो कहाँ पर हो रहा है, हमारा लैब के अंदर, ठीक है ना, ओके। देन आगे देखो, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हमारे पास एक सेकेंड, यस, अब देखो यहाँ पर हम यूनिसेलुलर की बात करें। सो यूनिसेलुलर के अंदर हम सेल डिवीज़न इजीली देख सकते हैं। मान लो हमने कोई भी क्या लिया है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लिया है, ठीक है, कोई भी यूनिसेलुलर है, इट मीन्स एक सिंगल सेल है ऐसे, ठीक है। हमने एक इस तरीके से एक प्लेट ली, ग्लास प्लेट होती है लैब के अंदर जिसको हम पेट्री डिश बोलते हैं, ठीक है, पेट्री डिश। अब ये सेल हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है, यहाँ पर आ गई ये सेल। अब इस सेल को सर्वाइव करने के लिए जो भी मीडियम चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो हमने सारा का सारा इसके अंदर डाल दिया है सो दैट ये इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने बैक्टीरिया में ही देख रखा है। तो ये क्या करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे और इस तरीके से क्या है, बहुत सारी सेल्स बना लेंगे और हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर ईजिली देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पर भी क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सो ये क्या हो गया है हमारे पास लिविंग बींग्स के अंदर ग्रोथ, ओके। बट इसके साथ साथ मैंने बताया था ना कि हम लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो हमारे पास हमने अभी ग्रोथ की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास, ओके। या तो इंक्रीज बॉडी मास इंक्रीज हो गया या फिर नंबर में इंक्रीज हो गया है। बट आपने देख रखा होगा ना, मान लो हमने यहाँ पर सैंड डाल दी है थोड़ी सी, ठीक है, मिट्टी डाल दी है बहुत सारी, ऐसे डाल दी है थोड़ी सी सिर्फ। अब ऊपर से हमने इसके ऊपर और भी डाल दी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हमने और डाल दी। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रोथ कर रहा है? ऑब्वियसली बात है भाई, अब नंबर में भी ज़्यादा हो रही है, अब साइज़ में भी बढ़ रहा है इसका, तो नॉन लिविंग भी तो ग्रोथ शो कर रहे हैं ना, ठीक है।
इसलिए देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सेम वे से हम क्या है सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉल्ट में भी हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमने इसी तरीके से सॉल्ट लिया यहाँ पर, इसके ऊपर हमने और सॉल्ट के क्रिस्टल्स डाल दिए, सेम वे से और डाल दिए, ठीक है, तो साइज़ में तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, तो ये ग्रोथ तो शो करते ही हैं। इसलिए क्या है कि अब लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं, नॉन लिविंग भी, बट उनका पैटर्न अलग अलग है ग्रोथ करने का, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जो ग्रोथ है उसको हम क्या है एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। इसलिए क्या है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ग्रोथ नहीं मान सकते, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो नेक्स्ट आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो क्या है। सो नेक्स्ट है आपकी दैट इज़ द रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर देखो अब क्या बता रखा है। सो यहाँ पर देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, वहाँ पर आपने देख रखा होगा दैट जो ह्यूमन बींग है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो उसके अंदर मेनली क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो होता है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इट इज़ द प्रोसेस इन विच द न्यू यंग वंस विल बी प्रोड्यूस, ओके। जिसके अंदर क्या होगा आपका जो न्यू यंग वंस है वो आपका प्रोड्यूस होगा। अब क्या है कि वो जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहा है वो मोर और लेस सिमिलर हो सकता है। आपने पढ़ा है ना, वेरिएशन पढ़ रखा है 10th क्लास में, पढ़ रखा है ना कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होते हैं कि जो न्यू यंग वंस आते हैं वो क्या होते हैं पेरेंट्स से थोड़ी बहुत वेरिएट करते हैं, चेंज उनके अंदर है जो शो होते हैं, ठीक है। बट जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यू यंग वंस है वो आपका डिट्टो कॉपी होता है पेरेंट्स की। उसके अंदर आपके ये वाले आपने 10th में एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, लेकिन आपको फिर से क्या है ये रिकॉल करने के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो अगर हम फंजाई को देखते हैं तो वो बहुत जल्दी स्पोर्ट्स के थ्रू क्या है प्रोड्यूस हो जाती है। सेम वे से आपने प्लेनेरिया को देख रखा होगा जिसके अंदर क्या होती है रीजनरेशन होती है, हाइड्रा के अंदर क्या होती है बडिंग होती है, ठीक है ना। और फंजाई के अंदर क्या होती है आपकी यही फिलामेंट, मतलब फंजाई के अंदर भी आपकी क्या होती है स्पोर्स हैं जो उनकी फॉर्मेशन करके रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर सेम वे से आपके देखो इसके अंदर और क्या लिख रखे हैं कि भाई जो अगर हम ये तो बात हो गई हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका मल्टी सेलुलर या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होता है। बट अगर हम यहाँ पर नॉर्मली बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर के अंदर मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं बैक्टीरिया पढ़ते हैं, अमीबा हो गया, जैसे कुछ एल्गीज हो गई, ठीक है। इनके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, अभी देखो ऊपर बताया था ना मैंने, मान लो कि हमने ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ली, ये पेट्री डिश में रखा, इसको सारा का सारा न्यूट्रिएंट मीडियम है वो दिया, इसने खाया पिया ऐश की थोड़े दिन, और उसके बाद क्या है इसने खुद को डिवाइड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से क्या है वन से मान लो ऐसे बहुत सारे बन गए, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट सेम कैरेक्टर्स हमने क्या पढ़ा था ग्रोथ के अंदर भी पढ़ा था कि नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो वही उसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं। सो क्या बता रखा है इसके अंदर कि जो ग्रोथ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना, यूनिसेलुलर के अंदर जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट क्या है आपकी सेम टर्म्स हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए मतलब सेम वे से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है कि ठीक है हमने रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, बट अब देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल्स, म्यूल्स क्या होते हैं आपके जिनको खच्चर बोलते हो ना उनको म्यूल्स, वो म्यूल्स होते हैं, ठीक है। देन स्टेराइल वर्कर बी, ये आपने बी के बारे में पढ़ रखा होगा ना, 3 टाइप्स की होती हैं, दैट आपकी एक मेल होती है एक फीमेल होती हैं, कुछ आपके क्या होते हैं वर्कर्स होते हैं। सो उनमें से जो वर्कर बी होती हैं वो आपकी क्या होती हैं स्टेराइल होते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स वो आगे चलकर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। कुछ क्या होते हैं ह्यूमन कपल्स भी इनफर्टाइल होते हैं, इट मीन्स मेल या फिर फीमेल के अंदर क्या है कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से क्या है वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, ओके। बट क्या है अब मान लो कि भाई अब ये वर्कर भी हैं, अब ये रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रही हैं, तो हम क्या हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग नहीं है, और तो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना इसके अंदर। सो क्या है इस वजह से बिकॉज जो रिप्रोडक्शन है
वो लिविंग कर भी रहे हैं और बहुत सारे लिविंग नहीं भी कर रहे हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन है उसको एक वेल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मानते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी अ ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक आपकी डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। देन चलो नेक्स्ट थर्ड पर बात करते हैं। दैट देन थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। ओके, ये आपकी आती है दैट लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। अब आपने पहले पढ़ रखा होगा, देखो मेटाबॉलिज्म को आपने दो कैटेगरी में, ये आई थिंक आपने पहले पढ़ रखी है टर्म्स। एनाबॉलिज्म होती है एक तो, ठीक है, और एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एक होती है आपकी एनाबॉलिज्म, एक होती है आपकी कैटाबॉलिज्म, और उन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लिविंग बींग्स है उसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, केमिकल्स प्रेजेंट है। अब क्या है कि उनकी फॉर्मेशन भी होती रहती है और वो ब्रेक डाउन भी होते रहते हैं, ठीक है ना। सो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब उनकी फॉर्मेशन भी होती है और वो क्या है, ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं, तो उस फॉर्मेशन वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी, ठीक है। इट मीन्स रिएक्शन होगी, उसके अंदर फॉर्मेशन होगी। एंड कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। ओके, उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, जो सिंपलर प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर। सो ये दोनों की दोनों प्रोसेस मिलकर क्या बनाती है, हमारी मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं इस मेटाबॉलिज्म के अंदर और क्या कुछ दे रखा है। ओके, सो यहाँ पर देखो वही बता रखा है कि जो हमारे पास जो लिविंग बॉडी है वो क्या है, कुछ केमिकल से बनी होती है। वो केमिकल्स हमारे क्या हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, बिग भी हो सकते हैं, और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास से, लाइक आपके कुछ प्रोटीन्स है, कुछ विटामिन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस के, डिफरेंट साइज़ के, और क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने वाले होते हैं। ओके, देन उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर है। अब क्या होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इट मीन्स जो भी केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि अब देखो, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सभी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th क्लास में ही पढ़ रखा है लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने डाइजेशन जो पढ़ा है। सो उसके अंदर क्या है कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बट आगे चलकर क्या है, वो किसी और बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस भी कर रहे हैं, फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो रहा है वहाँ पर, कैटाबॉलिज्म भी हो रही है और एनाबॉलिज्म भी हो रही है। इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो चलती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। बट क्या होता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप की कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो नहीं होती है, ठीक है। आपने वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हम लैब के अंदर, ठीक है, इन विट्रो के अंदर हम कर सकते हैं। लैब के अंदर मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने कुछ केमिकल्स डाले। अब वो केमिकल्स ऑब्वियसली बात है कि कुछ बायोमोलिक्यूल के बने होंगे, ठीक है ना। मान लो हमने दो ऐसे डाल दिए कोई भी केमिकल्स, क्या तो क्या है, उनके बीच रिएक्शन होगी। वो रिएक्शन क्या होगी, आपकी लिविंग होगी, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स कुछ फॉर्मेशन हो रही है या फिर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन क्या है, वो नॉन लिविंग वे से हो रही है। अब ये टेस्ट ट्यूब कोई लिविंग थोड़ी है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म वाली, वो हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेट फीचर मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। सो हमारे पास फाइनली एक प्रॉपर्टी आ गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के अंदर होती है, दैट इज मेटाबॉलिक, ओके, या फिर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो ये हो गई है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म वाली। ओके, सो इस वे से आपकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स जैसे हमने अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा है, सो सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, वो आपकी क्या हो गई है, एक डिफाइनिंग फीचर हो गई है, ठीक है, जो कि लाइफ को फॉर्म करती है। ओके ओके, देन नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ कॉन्शियसनेस।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कॉन्शियसनेस। सो इसके अंदर आपको क्या याद करना है दैट कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो क्या करती है, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने सराउंडिंग को सेंस करने की उसके अंदर क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करती है, वो एक रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो रिएक्शन वो प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। एंड जिसके लिए वो अपना रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। ओके, ये आपने 10th के अंदर भी पढ़ रखा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। सो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनके लिए क्या है, रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लाइट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे प्लांट का, जैसे आपके 10th में एक एक्सपेरिमेंट भी था, उसके अंदर आपको क्या करना था कि एक हमारे पास प्लांट है और इस तरीके से क्या है, वो एक रूम के अंदर क्लोज है, देन यहाँ पर क्या है, विंडो है, और विंडो से क्या है, आपकी जो लाइट है, सनलाइट वो आ रही है, तो क्या होगा, जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया कि जो प्लांट है वो शो करते हैं, कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर शो करते हैं, ठीक है। सो प्लांट के अंदर भी क्या होती है, ये कैपेबिलिटी होती है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को सेंस करने की, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर आता है आपका कि जो एनिमल्स होते हैं वो आपको पता ही है कि कोई भी रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए। आप यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पर लाइट का एग्जांपल बता दिया, देन वो वाटर एंड टेम्परेचर के लिए भी क्या है, अपने जो कुछ भी अगर उसमें चेंज होता है तो वो उसके लिए भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर, इट मीन्स प्रोकैरियोट्स से लेकर जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर भी सेंस होती है ताकि सो दैट वो क्या कर सके, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स शो कर सके, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि ये हमारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स होते हैं इट मीन्स ये हाईली एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ पर फिर आपका एक एग्जांपल दे रखा है, दैट इज़ फोटो पीरियड इफेक्ट। फोटो पीरियड इफेक्ट मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, फोटो पीरियड, इट मीन्स लाइट के पीरियड को देखकर क्या करते हैं, ब्रीडिंग शो करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन है वो सीजनली शो करते हैं। जैसे आपने देख रखा होगा ना कि जो एनिमल्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही क्या है, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके, सो इस तरीके से क्या हो गया है कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके क्या शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। फिर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो उसके अंदर ही क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट मीन्स वो खुद का ध्यान रख सकता है। ओके, सो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई है। ओके, अब कोई भी जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर हम उसकी बात करें देन उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इट मीन्स ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। मान लो कि कोई भी आप स्टोन लेते हो, देन क्या होता है कि अगर हम उसको काफ़ी टाइम तक, काफ़ी ईयर्स तक ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, सो दैट उसके ऊपर समर विंटर रेन का कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा उसके आउटर स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है नॉन लिविंग के अंदर भी, बट क्या है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, इट मीन्स वो खुद फील नहीं कर सकते हैं इस बात को दैट कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है वो उनके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या है, कॉन्शियसनेस को भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर आपका एक और केस आता है दैट कि जो कुछ आपने पेशेंट देख रखे होंगे ना जो कि कोमा के अंदर होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। सो उनके अंदर क्या होता है कि जो वो मशीन के थ्रू है, जो मतलब हार्ट और लंग्स हैं उनके काम कर रहे होते हैं, बट क्या होता है उनका जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, डेड होता है। सो इस टाइप के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, ठीक है। बट हमने ऊपर क्या पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है दैट वो अपने जो इन्वायरमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते देन दे आर नॉन लिविंग। सो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट इफ़ द
पर्सन इज़ दैट द पेशेंट हु नेवर कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। इट मीन्स जो पर्सन कोमा के अंदर है और वो नॉर्मल लाइफ मतलब नहीं जी रहा है, तो क्या हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे या फिर नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। सो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर वैसे भी सेंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी क्या है, कॉन्शियसनेस के लिए यहाँ पर आपका भी एक और एक्सेप्शन आ गया है। देन उसके बाद आपका ये वाला हमारा ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ थी, वैसे तो हमारी और भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आप ये मान सकते हो दैट रिपेयरिंग है जो, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इट मीन्स जैसे टिश्यू वगैरह होते हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं या फिर किसी वजह से रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर उनको रिपेयर करने की एक कैपेबिलिटी होती है। ओके, देन और भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेफिनेट शेप एंड साइज़। इट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट साइज़ होता है। ऑब्वियसली बात है दैट टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, लाइक जो एनिमल्स हैं जब वो स्मॉल हैं, इट मीन्स उनकी एज जब कम है तो क्या होंगे, उनका साइज़ भी स्मॉल होगा और उनके जो ऑर्गन्स होंगे उनका साइज़ भी क्या है, लेस होगा। ठीक है, बट क्या होता है कि जो ये भी क्या है, आपकी एक लिविंग जो बींग्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट क्या होता है कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे से मतलब कॉपी कैट होते हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हो कि एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, उनके फेस है, उनका साइज़ है, उनकी शेप है, वो क्या है, एक दूसरे से मैच होते हैं। ठीक है, इसलिए फिर क्या कर सकते हैं हम, ये वाली प्रॉपर्टी भी हम क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, सो ये कुछ आपकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। देन यहाँ पर फिर आपको क्या बता रखा है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पहले सिंपलर हुआ करते हैं, देन फिर क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, कुछ अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसके लिए आपकी एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म आती है दैट इज़ हायरार्की। ओके, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या है, बिल्कुल जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है उसको रखेंगे, देन उसके बाद जो और थोड़ा सा सिंपल है उसको रखेंगे। ओके, देन उसके बाद क्या है, फिर हम कॉम्प्लेक्स वन को रखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स को रखेंगे। इस तरीके से क्या है, हम उनका कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी क्या टर्म यूज़ की जाती है, हायरार्की। ओके, क्या यूज़ की जाती है यहाँ पर, आपकी हायरार्की। ठीक है, सो यहाँ पर फिर वही सेम वे से बता रखे हैं कि जो हमारे पास कुछ, मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं। आपको पता है ना कि बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। ओके, बट हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बनाती हैं, बट क्या हो जाता है, उनके अंदर एक इंट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, इंट्रैक्शन होता है, इट मीन्स उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट है जो उनके ऑर्गेनलीज के अंदर, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन शो करती हैं, तभी क्या है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं, देन क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, उनके बीच में इंट्रैक्शन होती है एंड वे क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फिर बता रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, वो क्या है, एक मतलब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमें क्या कंक्लूजन निकला है वो बता रखा है फिर, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इट मीन्स वो खुद की क्या है, कॉपी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कॉपी, रिप्रोडक्शन की हेल्प से। इवॉल्विंग, इट मीन्स उनके अंदर क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, इट मीन्स चेंजेस होंगे उनके अंदर धीरे धीरे, और क्या है, उनका एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक तरीके से वो तैयार हो जाता है। ठीक है, देन सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल टू रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट मीन्स कॉन्शियसनेस होती है उनके अंदर। ठीक है ना, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। ओके, सो इसी के साथ आपका ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है, और उसके बाद फिर हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगर फिर भी आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।